नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन ली, पहली डोज ले ली है। बड़ी बात यह है कि तय नियम के मुताबिक अपनी उम्र के लोगों की बारी आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह टीका लगवाया। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री सुबह ही एम्स पहुंच गए। यहां तक कि पीएम ने सुरक्षा रूट भी नहीं लगवाया और सुबह 6:25 पर जब प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लग रही थी, उस वक्त पीएम बेहद सहज अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी को एम्स की नर्स निवेदा ने वैक्सीन लगा रही थी। उस वक्त माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए उनके लिए कुछ विशेष मोटी सुई का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली हैं। इस पर नर्स हंस पड़ी, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत दिख गई। प्रधानमंत्री मोदी को पुडुचेरी की नर्स निवेदा ने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाते समय मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी और वैक्सीन लगवाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के गले में असम का गमछा था। इन सबको मिलाकर कांग्रेस ने सियासी खिचड़ी पका दी। कांग्रेस ने पुडुचेरी, केरल और असम के चुनाव को लेकर इसे जोड़ दिया। कांग्रेस कह रही है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी अगला टीका पश्चिम बंगाल की नर्स से लगवाएंगे और अवेसी तो 2 कदम और आगे निकल गए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का इंजेक्शन लिया है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कोविशील्ड जो है वो कम असरदार है। आखिर ये किस तरह की सियासत है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत की फुल डोज। जिस तस्वीर पर पूरे देश को गर्व हो रहा है, कांग्रेस ने उसमें भी सियासत खोज निकाली। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू होते ही पीएम मोदी ने पूरी तरह देश में बनी कोवैक्सीन का पहला डोज लिया। पीएम बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पीएम सुबह ही एम्स पहुंच गए। यहां तक कि पीएम ने सुरक्षा रूट भी नहीं लगवाया। सुबह 6:25 पर पीएम मोदी ने टीका लगवाया, लेकिन कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। पुडुचेरी की नर्स निवेदा ने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाते समय वहां मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। टीका लगवाते हुए पीएम ने गले में असम का गमछा डाला था। कांग्रेस ने ये सब कुछ जोड़कर सियासी खिचड़ी पका दी। उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नर्स को भी उन मदद ले रहे हैं। संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये वैक्सीन थी या इलेक्शन कैंपेन था? एक नर्स केरला की, एक नर्स पांडिचेरी की, गमछा आसाम का, और 28 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे तो वो तमिलनाडु और बंगाल की नर्सेज से होंगे। इस तरीके की राजनीति तकलीफ दे भी है और हंसी भी आती है। किसी चीज की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि वैक्सीन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने लिया और सबको लेना चाहिए, हम भी लगाएंगे। वैक्सीन पे कोई राजनीति नहीं है, पूरी दुनिया लगा रही है। यही कांग्रेस बार बार कहती थी कि पीएम मोदी खुद टीका लगवाएं ताकि इस पर देश का भरोसा मजबूत हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो 2 कदम आगे निकल गए। जरा सुनिए वो किस तरह टीके पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। हर समय ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। सरकार बार बार कह चुकी है कि देश में बनी दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। ऐसे में तरह तरह के सवाल उठाकर क्या फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
सियासत का फुल डोज। और अब विश्लेषण का वक्त है। आज प्रधानमंत्री मोदी के सहज अंदाज का विश्लेषण सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे, बिना काफिले के एम्स पहुंचे, बिना सुरक्षा रूट लगवाए एम्स पहुंचे। आम लोगों की तरह प्रधानमंत्री एम्स पे पहुंचे। दूसरी तस्वीर, ये पहली तस्वीर है और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी एक ऑटो जा रहा है। नॉर्मल रोड चल रही है। कभी भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो रूट लगता है, कोई भी वीआईपी जाता है तो। दूसरी तस्वीर सुबह 6:25 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाया। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे से पहले ही एम्स पहुंच गए थे। तीसरी तस्वीर, बातचीत करके माहौल को हल्का किया। नर्सों के साथ बात करते हुए पीएम मोदी ने तमाम राजनेताओं पर चुटकी ली और कहा कि राजनेताओं की चमड़ी मोटी होती है तो कोई क्या मोटी सुई लेकर आएंगी आप। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री बोले। अब मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के। मेरे साथ आज की चर्चा में अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आरएसएस के थिंकर हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। सुप्रिया श्रीनेत, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सुप्रिया, क्या आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री डोज भी ले रहे हैं वैक्सीन की तो सियासत जरूरी है? जो अधीर रंजन चौधरी का बयान था उस पर आप क्या कहेंगी, जो नेता विपक्ष है लोकसभा में? नहीं, मैं उससे पहले उस पर टिप्पणी करूं। मैं खुश हूं कि मोदी जी ने नेहरू जी के बनाए हुए एम्स इंस्टीट्यूट में जाकर टीकाकरण कराया जी। और वो बार बार पूछते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने ये किया कि 40 करोड़ गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को हर साल वैक्सीनेशन लगता है और ये जन सेवा के माध्यम से लगता है, प्रचार प्रसार और इवेंट नहीं बनता है इसका। इस पर राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने असम का गमछा ओढ़ा था और वो नर्स पुदुचेरी या केरला की थी। ये सारी बातें पीएम के कार्यालय से, उनकी प्रचार प्रसार टीम से ही मीडिया में फैलाई गई और वहीं से ये बातें निकली। जो ट्वीट्स हुए, जो फेसबुक पे पोस्ट आए, वो उनके कार्यालय की ब्रीफिंग हुई थी। आपने कहा कि बिना तैयारी के तो नहीं गए थे वो, क्योंकि 6 कैमरा एंगल्स लगे थे उनकी एंट्री पर, एग्जिट पर, कार का काफिला लेते हुए। तो 6 कैमरा तो तैयारी के साथ ही लगे थे। इसमें भी मुझे कुछ में क्या बात करनी है? मुझे लगता है मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तैयारी से मतलब बिना रूट लगवाए। आप तो रूट समझती होंगी, रूट क्या होता है। तो बिना रूट लगवाए यानी कुल मिलाकर एक जो सुरक्षा घेरा होता है उस सुरक्षा घेरा के बिना पहुंचे उनकी अकेली गाड़ी थी। हाँ, वही आपने कहा ना कि जैसे बिना तैयारी के, तो मुझे लगा आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि कैमरे को पता ही था। वो तो 6 कैमरे लगे। तो आप चाहती थी कि कैमरे से फोटो भी नहीं आती, फिर आप लोग प्रूफ मांग लेते कि लगवा के आए कि वैक्सीन नहीं लगवा के आए। नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। उसमें वहां पे उन्होंने क्या बातें करी, मजाक का माहौल था। ये ब्रीफिंग भी तो पीएमओ से ही हुई ना, मैं भी तो पत्रकार रह चुकी हूँ। खैर, मेरा मानना अपना है कि ये बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आज ये बात होनी चाहिए कि वैक्सीन का विकास इस देश में हो रहा है, देशव्यापी टीकाकरण जो होने की बात है। तो क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि एक बार वैक्सीन हो जाए सबको लगेगा, फिर वीके पॉल ने कहा कि 30% पॉपुलेशन को ही लगेगा, हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा था सबको फ्री में लगेगा, फिर बात से मुकर गए। तो मुझे लगता है आज ज्यादा बड़ी बात यह है कि किसको किसको इस देश में वैक्सीनेशन लगेगा। सिर्फ 700 ही सरकारी अस्पताल है जहां पर ये वैक्सीनेशन लगेगा। वो सूची आपने देखी होगी। 700 अस्पतालों से कितने 135 करोड़ के लोगों में लगेगा। पहली बात तो ये सब लोग जानना चाहते हैं। दूसरी बात जानना चाहते हैं, एस्ट्राजेनेका की ये जो मेडिसिन बन रही है, ये बेल्जियम के मंत्री ने कहा है 158 रुपए में उन्हें पड़ रही है। और क्योंकि आप तो अर्थशास्त्र जगत से आते हैं, एस्ट्राजेनेका के सीईओ ने कह दिया ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे बन रही है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। तो हमारे यहाँ ये 250 पर क्यों लगाई जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में? हिंदुस्तान में जो 82 करोड़ लोग अगर 2 रुपए का चावल लेने को मजबूर हो गए, क्या वो 500 रुपए में 2 डोज लगवा पाएंगे? ये सवाल भी पूछना जरूरी है। और एक सवाल मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी, जो 250 रुपए की बात है, कि अगर 50 करोड़ लोग भी लगाते हैं और 50 रुपए अतिरिक्त हुए तो 2500 करोड़ तो लग गए, 2500 करोड़ तो एक डोज में लग गए।
फिर ठीक है 5,000 सुप्रिया जी। करोड़ 2 डोज में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है अमीश जी। ठीक है मुझे सुप्रिया। लगता है इन सवालों पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, आप अब बिल्कुल उन्होंने क्या कहना, बिल्कुल कैसे इन मजाक इन किया, सवालों क्या पर भी बात होगी, आपने ये बात करी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे को 15 सेकंड में ये भी बता दीजिए, आपने बोला देखिए ये सब चीजें तो पीएमओ का नाम आपने कम से कम 4-5 बार अपनी चर्चा में लिया, वहां पे कैमरा मौजूद थे तो सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था, वो चर्चा रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैडम, जो कि महत्वपूर्ण है इस समय, आप कह रही हैं कि हम तो कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अभी आप ही की पार्टी में है ना? तो उन्होंने तो वही बोला ना, उन्होंने कि बयान केरला दिया। की नर्स थी और पुदुचेरी की नर्स थी, ये तो किसने बताया? चुनाव वो वही प्रचार कह है, रहे उन्होंने थे बोला ये तो कि चुनाव हर प्रचार चीज लग रहा में था। प्रचार प्रसार, उन्होंने बोला ये तो हर चुनाव चीज में प्रचार लग इवेंट रहा था। मैनेजमेंट। हो हाँ, तो सकता वही है, मैं कह और रही हूँ। हो सकता है इवेंट अगली मैनेजमेंट तो हर चीज में नहीं हो सकता ना अमीश जी। हर चीज में जब इवेंट मैनेजमेंट होता है तो राजनीति दिखती है। कौन से 3 राज्य चुनावों में जा रहे हैं अभी? ठीक है। केरला, पुदुचेरी और असम। ठीक है, अभी ये बंगाल इवेंट भी आएगा, मैनेजमेंट है। देखिए कहीं। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी ये इवेंट मैनेजमेंट है, आप लोग इवेंट मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं और कैमरा लगवाते हैं। देखिए, सारे दर्शक देख रहे होंगे कि पिछले कितने महीनों से किस मुद्दे पे बात हो रही है। कोरोना पे नियंत्रण हो सकता है कि नहीं, क्या थाली बजाने से कुछ हो जाने वाला था, कि भारत ने वैक्सीन बना ली, इस वैक्सीन का 3rd ट्रायल हुआ है कि नहीं, ये क्यों नहीं सही मायने में स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। चलिए, जब सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया तो खुद जो है वो पार्टी के मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं, सरकार के मंत्री की जनता में विश्वास आए। अब जब प्रधानमंत्री ने लगा लिया तो भारत के वैज्ञानिकों की सफलता नहीं दिख रही है, किसी को गमछा दिख रहा है, किसी को नर्स का क्षेत्र दिख रहा है। इसे ही कहते हैं, एक रामचरितमानस में चौपाई है, सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति, ममता रत सम ज्ञान कहानी, अतिलोभी सम विरत कहानी। इसका अर्थ होता है कि जिन लोगों की प्रवृत्ति ही दूषित हो उनको विनयता शालीनता से कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे जो व्यक्ति आवेश में भरा हो उसको ज्ञान नहीं समझ में आता है, लोभी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं समझ में आता है, उसकी आंखों पर एक पट्टी रहती है। तो कोई भी चीज निकल के आएगी तो उसमें कोई ना कोई दोष देखना इनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए सुप्रिया श्रीनेश जी स्वयं पत्रकार रही हैं और पढ़ी लिखी समझदार हैं। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा नर्सेस कहां से आती हैं? स्किल्ड नर्सेस केरला से आती हैं। अगर आप नेचुरल वे में एक रैंडम सैंपल लें तो 50% चांस इस बात का है कि अगर आप हाईली स्किल्ड नर्स लेंगे तो वो केरल की होंगी। और जब प्रधानमंत्री को लगाना होगा टीका तो बहुत ही स्किल्ड और प्रशिक्षित नर्स के माध्यम से ही होगा ना, अनुभवी नर्स के माध्यम से। अब उसमें उनको केरल नजर आ रहा है। अरे भाई ठीक है, नजर आ रहा होगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ मुद्दा समझने की कोशिश की, वरना वो सतही जगहों के बजाय उन्होंने भी मुद्दा समझने का प्रयास किया है। और जो गमछा है वो तो मुद्दे वाली जगह का नहीं है, वो तो सतही जगह का है। तो आपको उनको सतही चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए था। ठीक है सुधांशु, केरल में जाकर मुद्दे समझ में बोलना चाहती हूँ। सुप्रिया वहां की नर्स समझ में आई तो एक अच्छी बात। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, सुप्रिया बोलिए। अमीश जी, मैंने फिर से कहा, प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं का कुछ भी यूज कर ले। मैंने जो मुद्दों की बात उठाई उस पर एक भी जवाब नहीं आया कि कितने लोगों को लगेगा, मुफ्त क्यों नहीं लग रहा है, 700 ही सरकारी अस्पताल है, कीमत पर से ज्यादा पर क्यों लग रहा है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, क्यों ओवरचार्ज किया जा रहा है भारतीयों को। ये सवालों का जवाब भी देना जरूरी है, जितना संकेतात्मक बात आज प्रधानमंत्री ने कही उतनी जरूरी है। सुधांशु जवाब, सुधांशु इस बात का जवाब, सुधांशु जवाब 30 सेकंड में जवाब। अब मैं सिर्फ एक बात कह दूं, जब हम वैक्सीन की गुणवत्ता पे बहस करते थे तो हम में से कोई भी सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं था, मगर हम वैक्सीन की गुणवत्ता पर बात कर रहे थे। उसकी कॉस्ट कितनी है, कहां FAR है, कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, सीधे ऑर्डर दिया जा रहा है कि बनी बनाई खरीदी जा रही है, और आपने अपने मन से सोच लिया कि 158 वाली कीमत सही है। अरे भाई, जिस जमाने में किसी का मूल्य तय होता है तो उसमें भी बहुत प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, कोई भी सकारात्मक बात दिख जाए, कोई भी सृजनात्मक बात दिख जाए, परंतु उसमें किस तरीके से कोई नकारात्मक नेगेटिव पक्ष देखा जा सकता है, मेरे विचार से एक बहुत दुखद स्थिति है कि विपक्ष को इस ढंग की मानवीय आपदा में, इस ढंग की वैश्विक आपदा में, भारत की शानदार सफलता में भी, जैसे कहते हैं जितना छोटा छोटा करके कोई छेद निकाला जा सके वह निकालने की जो प्रवृत्ति है, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं इससे उन पार्टियों को भी बहुत लाभ नहीं। लेकिन सुप्रिया हर चीज का ये हर चीज का फायदा उठाने के लिए प्रचार कर लेते हैं, टीवी में आते हैं, ट्वीट करते हैं, ये उनका काम है, हमारा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी को मैंने आपको बता दिया उन्होंने क्या बोला।
राशिद अल्वी ने क्या बोला आपको पता है। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं? नॉर्मल है, आप खुद कह रही हैं, आप पत्रकार आप रही हुई हैं और आप पत्रकार थी, तो आपको तो पता है नॉर्मल कवरेज है, ये तो होगी, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर प्रचार प्रसार चुनाव सब चीजें कैसे डाल दी जाती है? अच्छा अमीश जी, मैं तो कह रही हूँ, चलिए ये सारी बातें छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज तो जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? 30% को लगेगा, 75% को लगेगा, 100% को तो ये लगेगा। अधीर रंजन चौधरी ने गलत बोला, 250 पे लगेगा। अधीर जी ने गलत बोला, उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? मैं कह रहा हूँ अधीर जी ने गलत बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला। नहीं, आप देखिए, आप जो मैं सवाल उठा रही हूँ उस पर आप क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं? ये डिबेट तो हो रही है उसी के ऊपर। आपके सवाल का सुधांशु ने जवाब दिया। नहीं दिया, कहां दिया? मैं तो पूछ रही हूँ ना। 30 तो फिर या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि एक ही सवाल को अगले 40 मिनट तक बोलते रहेंगे और उसी का जवाब लेते रहेंगे। मैं तो देश हित में सवाल, ठीक है, बिल्कुल देश हित में, मैं मानता हूं आपका देश हित में सवाल है, आपका अच्छा पॉइंट है, इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब मैडम दे दीजिए, क्या सही करा या गलत करा? लगता है सुप्रिया जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, जवाब 40 सेकंड में जवाब देना। मैं एक लाइन में बता देता हूं जी। हाँ, किसको लगेगा, कितने लोगों को किस चरण में लगेगा, यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ तय करेगा। और वैक्सीन की उपलब्धता जो उम्मीद है कि जून जुलाई तक 35-40 करोड़ हो जाएगी, उसकी किस प्रकार से प्रगति हो रही उसके आधार के ऊपर तय करते रहेंगे। कीमत को लेकर सवाल पूछा गया है, गवर्नमेंट देखेंगी जैसा एग्जीक्यूशन और वैसा ही। तो अभी से आपका कह देना कि 30 को लगेगा, सरकार प्रयास करेगी अधिक से अधिक लोगों को कम से कम मूल्य पे और गरीबों को यथासंभव मुफ्त में लग सके, यह सरकार का प्रयास रहेगा। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं, मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी हैं, मिस्टर सुप्रिया श्रीनेत भी हैं और जितेंद्र तिवारी भी हैं। तिवारी जी, आपको भी लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा के राजनीति करी है? जितेंद्र तिवारी, प्रधानमंत्री जी ने या दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, हमारे देश के लोगों को दिखाने के लिए यदि कोई स्वांग रचता है, तो मैं भी 4 पंक्तियां कहना चाहूं कि कहा किसी ने कि जही मोहन काज संवार कियो, तही देख के मोह में आई गई, चितवन न चला सकी उन पे, उन्हीं के चितवन से अघाई गई, ठगन को चली ठगाई। हमारे देश के लोगों को कोई चेहरा बदलकर यदि ठगने का प्रयास करेगा तो वो खुद ठगा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी ने किसी को ठगने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आज वैक्सीन लिया तो सारे देश के साथ बंगाल के लोग ये जानना चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें जो पत्र लिखा था कि हम बंगाल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि वो वैक्सीन हम कहां से ले, कैसे ले। इसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव के पहले बहुत से लोगों को चुनावी बैतरणी में बिना वैक्सीन के जाना पड़ेगा। इसका जवाब यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग दें तो हम बहुत उपकृत होंगे। ठीक है, प्रोफेसर आगी, ममता की चिट्ठी का जवाब नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ है। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि कहीं ममता जी से कोई ये भी तो परेशानी होनी चाहिए थी कि ये तो केंद्र सरकार ने इस प्रकार का टीकाकरण का अभियान शुरू कराया है, जब किसान सम्मान निधि उनको नहीं चाहिए, भारत सरकार के द्वारा जो हेल्थ योजना है उसको उनको नहीं चाहिए, तो इसके बारे में एकाएक इतना वो क्यों परेशान है? थोड़ी दिन में सरकार बदल जाएगी, भारत सरकार जो करना होगा वो जरूर बंगाल की जनता के साथ करेगी। बहरहाल आते हैं मूल प्रश्न पे। देखिए, दिसंबर का महीना था जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे। पहले तो जो इस देश में भ्रम फैलाया गया कि इस टीकाकरण कब मोदी जी लाएंगे, वैक्सीन कब आएगा। एक राहुल जी ने एक ये भी ट्वीट किया कि 23 लाख लोगों को ऑलरेडी टीकाकरण हो चुका है, भारत में कब आएगा। जब भारत के अंदर जो है वो अगस्त महीने में टीकाकरण के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक की थी, उस समय सवाल ये प्रश्न किया गया कि देखिए, लाल किले के प्राचीर से चूंकि प्रधानमंत्री को संबोधन करना है, तो इसलिए किसी भी तरीके ये न के न प्रकार है न प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों पर दबाव डाल रहे हैं। अरे सुनिए तो भाई सर, हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप धैर्य से सुनिए। तब प्रधानमंत्री जी पर ये आक्षेप लगाना शुरू कर दिया उन्होंने।
तब आक्षेप लगाना शुरू कर दिया कि वो जानबूझ करके 15 अगस्त को अपने संबोधन में इसको इनकैश करने के लिए वैज्ञानिकों पर दबाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों को मौका दिया, वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं है। फिर नवंबर के महीने से राहुल गांधी जी का रोज एक पर एक ट्वीट। अरे भाई, आप क्या करना चाहते हैं? और अब आ गया है, बीच में यह भी आया कि भाई विदेशी लोगों ने भारत के टीका के बारे में ये टिप्पणियां की हैं, ये निगेटिव टिप्पणियां की हैं, भारत सरकार को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जो भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो पूरे देश के जीडीपी का 1.7% है। उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत का तीसरा स्थान है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। यदि विदेशी कंपनियां भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से चिढ़ नहीं रहेंगी तो उनके बारे में चिढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर वो ऐसी बातें करेंगी। आज WHO भारत की प्रशंसा कर रहा है। भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी में कितने दुनिया के लोगों को वैक्सीन प्रदान कर रहा है, पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अब क्या कहें, कायदे से तो राहुल जी अब युवा नेता नहीं रह गए, अब वो अधेड़ हो गए, उनको भी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। वो 50 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, 50 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने लगा लिया है तो कायदे से अब जाकर सबों को लगा लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र हैं, वो कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। क्या ठीक है, अनुराग को रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के टीके पर भी आपने सवाल आपने बोला, सुप्रिया श्रीनेत तो उसका जवाब देंगे। सुप्रिया, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया को आने दीजिए, अभी तक आए नहीं। अनुराग जी, आपको तो ये नरेंद्र मोदी वैक्सीन दिखती थी, बीजेपी वैक्सीन दिखती थी, लेकिन अब लगवाने के मूड में है या अभी भी आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी? देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है देश के अंदर में, देश की जनता को उन पे विश्वास क्यों नहीं होता, और विश्वास दिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती भारतीय जनता पार्टी को, मार्केटिंग इवेंट करना पड़ता है, तब जाके शायद लोग विश्वास करें। मैं तो साफ बोल रहा हूं अमीश जी कि जब तक इस देश के अंदर में कमजोर वर्ग, गरीब जनता जिसके पास पैसा नहीं होता, किसान, कमजोर किसान, गरीब किसान, जॉबलेस जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको वैक्सीन नहीं लग जाएगा, तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूं सरकार देश की जो गरीब जनता है उसको पहले वैक्सीन मुफ्त में लगाए, जो बेरोजगार है यहाँ पे, मुफ्त में लगाए जो यहाँ पे गरीब किसान है, मुफ्त में लगाए जो यहाँ पे रोज दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो यहाँ का देश में जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, उनको जब आप मुफ्त में वैक्सीन आप कह रहे कि तो मैं अपने ऊपर वैक्सीन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पहले देश की गरीब जनता पहले तो हेल्थ वर्कर्स को ही लगाए। आप 50 साल की उम्र के से बड़े लोगों को लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि देश की जनता विश्वास नहीं करती। देश की जनता अगर विश्वास नहीं करती, आपके प्रदेश की जनता अगर विश्वास नहीं करती, तो इस बार आपके सपा बसपा के अलायंस, सपा बसपा आरएलडी के अलायंस के बावजूद नरेंद्र मोदी की 65 सीटें कैसे आ गई? अगर विश्वास नहीं करती तो दूसरी बारी सरकार कैसे बन गई? आप कह रहे विश्वास नहीं करती पब्लिक। नहीं, ये क्या मतलब? ठीक है, ये दिव्य ज्ञान आपको कब हुआ कि देश की जनता विश्वास नहीं करती? को आप अपनी लंबी अपनी जो मीठी बातें उसमें भारतीय जनता पार्टी लपेट सकती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितने हेल्थ वर्कर हैं जिनको लगी? इन्होंने 30 करोड़ लोगों को लगाने की बात की थी कि हम 30 करोड़ लोगों को लगा देंगे, अभी 1 करोड़ 30 अच्छा, आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? अनुराग भाई, मैं आपके लिए चिंतित हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके लिए चिंतित हूं, आप वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे मौका आने पर? क्योंकि आप लोग तो डिक्लेयर कर चुके हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे हम नहीं लगवाने वाले। गरीब जनता को लग जाएगा, मैं लगा लूंगा। तो मतलब गरीब जनता, गरीब किसान, कमजोर मजदूर और जिनको लग जाएगी जिस दिन, जो जॉबलेस हैं, मैं लगा लूंगा। पहले उनको तो लगाए। ठीक है, ओके सुधांशु त्रिवेदी, और हम लगा लें। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है। अब आपने अनुराग जी आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए प्लीज। अनुराग जी प्लीज, सुधांशु बोलिए। देखिए, बस एक ही वाक्य कहूंगा, अनुराग जी की बात का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको पहले लगनी चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि अखिलेश यादव जी तो बोले थे ना, अरे भाई मैं नहीं लगवाऊंगा ये बीजेपी वाला वैक्सीन, जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबको लगवाएंगे। अब जब अनुराग जी ने कहना शुरू कर दिया कि जरूरतमंद को, गरीब को, सबको लगवाएं, इसका अर्थ हुआ उन्होंने मान लिया कि उनकी सरकार अब नहीं आने वाली है, हमारी सरकार इसको लगवाने वाली है। और आश्वस्त रहिए,
हर गरीब को, हर जरूरतमंद को यथासंभव मुफ्त लगाने का प्रयास सरकार करेगी, सरकार कर भी रही है। जो आपने 30-35 करोड़ कहा था मान्यवर, वो कहा था सरकार ने कि जुलाई के महीने तक 35 करोड़ बन के तैयार होगी, क्योंकि ये बनना भी कोई ऐसा नहीं होता है ना जो आप लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि कोई ऊपर पेड़ से टपक कर बन गया और 1 सेकंड में। तो उसकी बनने की प्रक्रिया, उसके ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया, उन सबके तहत ये टारगेट रखा गया था। परंतु आपने यह स्वीकार किया कि हमें ही लगाना होगा। इसका मतलब आपने अखिलेश यादव जी के उस बयान को से अपने को पीछे कर लिया। यह आपकी बात स्वागत योग्य। आप गरीब जनता को फ्री में कब लगवाएंगे बताइए? गरीब जनता को फ्री में कब लगवाएंगे बताइए? गरीब जनता, किसान, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को और सिक्योरिटी पर्सन को लगे, ठीक है, दूसरे में 60 से ऊपर वालों को लग रहा है। बड़ी खबर आ रही है, 1 सेकंड, बड़ी खबर आ रही है। आनंद शर्मा ने ट्वीट करा है, बड़ी खबर आ रही है इस समय की, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की। बड़ी खबर यह कि आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आनंद शर्मा का यह बड़ा बयान आया है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, आईएसएफ से गठबंधन पर बोले हैं आनंद शर्मा, गठबंधन करना गलत है, यह बोला है आनंद शर्मा ने। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है यह गठबंधन, कार्य समिति में बात होती तो अच्छा होता, यह भी उन्होंने लिखा है। आनंद शर्मा का यह बड़ा बयान आया है। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं सुप्रिया श्रीनेत का। सुप्रिया, आप वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, क्या कहना चाहती हैं इनके आप ट्वीट पर? मैं उनकी ट्वीट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये सारी परिस्थितियों को देखकर गठबंधन किए जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें पार्टी के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर उठानी चाहिए। ये डिबेट आनंद शर्मा जी को लेकर नहीं है, डिबेट आनंद शर्मा को लेकर नहीं है, लेकिन खबर आनंद शर्मा की ट्वीट की आई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बात है, उन्होंने कहा होगा ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। वो कह रहे बात होती तो अच्छा होता, वरिष्ठ नेताओं से बात ही नहीं होती क्या? ये उन्होंने ट्वीट करा है सार्वजनिक रूप से, कोई सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है ये। दिस इज द ट्वीट ऑफ आनंद शर्मा। That is too bad. I don't subscribe to the tweet and so I don't hold a brief from him. I'm not going to sit here and defend what he has said. ये फैसला पार्टी लेती है, ये फैसला राज्य की यूनिट्स लेती है, उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर लिया होगा। इस पर आनंद शर्मा जी को कोई दिक्कत हो सकती है, लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको हो सकती है विचार विमर्श। उन्होंने उसके आगे ये भी लिखा, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना होगा। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, ये तक लिखा गया। अब ठीक है, ये उनका अपना बयान हो सकता है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। ये कोई पार्टी का स्टैंड नहीं है, आई एम अ पार्टी स्पोक्सपर्सन। ये एक तरह से ये बड़ा बयान है, ये आनंद शर्मा का आरोप है, ये बड़ी खबर है व्यूअर्स। आनंद शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस सिलेक्टिव है सेकुलरिज्म को लेकर, ये उनका आरोप है। सुप्रिया जी, अमीश जी, कांग्रेस सिलेक्टिव है सेकुलरिज्म को लेकर, ये आनंद शर्मा का आरोप है। एक सेकंड, हाँ, तो अमीश जी मैं कुछ इस पे मैं जैसे कि मैं आनंद शर्मा के बारे में टिप्पणी करने यहाँ नहीं आई हूँ, वैसे ही सुधांशु त्रिवेदी जी को अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट्स दिखाइएगा, जहां पर वो बेरोजगारी पर, वहां जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम पर, जहां पर वो कोरोना वैक्सीन पर, वहां जहां पर वो चीन पीएलए के अतिक्रमण पर बोलते हैं, तो क्या आप उनसे इसका जवाब बिल्कुल मांगते हैं? जवाब नहीं मांगेगा। भाजपा के सांसद हम तो मंत्रियों से जवाब मांग लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर, हम मंत्रियों से सवाल पूछ लेते हैं। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए सुप्रिया जी, सवाल पूछना हमारा धर्म है, जवाब देना आपको है, दीजिए, नहीं दे सकते तो बात अलग है। तो मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि भाई सुधांशु जी क्या जवाब देंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अभी आनंद शर्मा ने ट्वीट करा है, अतिक्रमण क्यों किया है? मैंने आपके शो पर देखा नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं आनंद शर्मा जी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। तो आनंद शर्मा कांग्रेस में है कि नहीं है, ये तो आप और बड़ी खबर दे रहे हैं कि आनंद शर्मा कांग्रेस का पार्ट नहीं है। नहीं, मैं बड़ी खबर देने के लिए थोड़ी आई हूँ, खबर दिखाना आपका काम है। आनंद शर्मा जी का ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मैं उसको सब्सक्राइब करूं या ना करूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ वैक्सीन के बारे में। मैं सिर्फ वैक्सीन पर डिबेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 24 अक्टूबर को निर्मला सीतारमण जी ने जब घोषणा पत्र जारी किया था, बिहार में कहा था सबको फ्री में मिलेगा, उसके बाद बवाल मचा। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही वैक्सीन डेवलप हो जाएगी हर नागरिक को मिलेगी। फिर वीके पॉल जी ने बीच में आके कहा नहीं सबको नहीं मिलेगी, 30% को मिलेगी। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 2/1/2021 को कहा निःशुल्क टीकाकरण होगा सबका। 24 घंटे बाद उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। आज जो बहुत सारे लोग हैं, और इसमें मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग जो डायबिटीज, हाइपरटेंसिव ये सब है, वो जानना चाहते हैं कि भाई उनको 500 रुपए खर्चने पड़ेंगे
या नहीं खर्चने पड़ेंगे, वो कहां जाके वैक्सीन लगवाएं? ठीक, यह वैलिड सवाल है आपका, इसका जवाब सुधांशु देंगे। वैक्सीन की लेबोरेटरी है देश, जी 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 दुनिया के लिए, वहां पर अपने लोगों जी को सुधांशु फ्री में दे पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी पूछना जायज है ना? ठीक है मैडम, आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु त्रिवेदी अभी कुछ देर पहले आनंद शर्मा का ट्वीट आया, उस पर आपकी राय? मूल्य पे लगना है और इसको पूरा सुप्रिया श्रीनेत की बात पर आपका सरकार उचित निर्णय लेगी। अरे आप तो याद करिए, भारत की जनता में तो वह सोच और विवेक है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब्सिडी वाले सिलेंडर्स पे सब्सिडी छोड़ दो, जो सक्षम है सामर्थ्य, याद करिए करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, भगवान ने हमको इतना दिया है कि हम 400 रुपए छोड़ने को तैयार हैं। तो इस देश के अंदर तो बहुत शक्ति है, इसलिए आप आश्वस्त रहिए, सबको फ्री की जरूरत भी नहीं है। जो सक्षम है, समृद्ध है, वो अपनी व्यवस्था करेंगे, जो अक्षम है, निर्धन है, सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं, जब आपने बोला था सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में, सुब्रमण्यम स्वामी हमारी पार्टी के सिर्फ सांसद हैं जो कि अभी जाके संबद्ध हुए हैं। उनकी बहुत सी बातें हैं जिन पर पार्टी पूरी तरह सहमत रही। जो आपके नेताओं के बारे में बड़ी भारी भारी बातें वो बोलते हैं, जो हम यहां पर रिपीट नहीं करना चाहते। परंतु आज एक मजेदार बात है, राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं और आनंद शर्मा उपनेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। अब आप देखिए पार्टी का स्ट्रक्चर, एक सांसद की बात को डिफेंड करने के लिए पूरी पार्टी खड़ी हुई है और डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा को चाहिए। अधीर रंजन चौधरी क्या है भाई? नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। गजब है भाई, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बोलता नहीं दिखता है। और अभी आपके जस्ट इससे पूर्व के नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब थे। तो भैया नेता प्रतिपक्षों की कोई हैसियत नहीं, उपनेताओं की कोई हैसियत नहीं, लहदे की हैसियत एक सांसद की। तो आप मुझे ये, वो भी ऐसा सांसद जो पहले ही कह चुका है कि मैंने छोड़ दिया। तो अब आप स्वयं बताइए कि हम ये आपका नहीं मानना है। आप बता दीजिएगा किसको पार्टी मानती है, किसको पार्टी नहीं। बरगलाने लगते हैं, क्या हो जाता है सुधांशु जी? अमीश जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी, क्योंकि सुधांशु, मैं तो ये मुद्दे मैं बता रही हूँ आपको, 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए, 10 सेकंड में बता दे रही हूँ आपको। मैं तो इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप ही ने कह दिया। अरे सब्सिडी सिलेंडर इस देश में मिल कहाँ रहे हैं? मार्केट और कंट्रोल प्राइस को आपने एक करके सब्सिडी निकल गए हैं। आप 225 रुपए आपने 3 महीने में बढ़ा दिए। लोगों की कमर आप तोड़ रहे हैं। आज भी 25 रुपए बढ़ा दिए। हमारी तरफ शब्द है थेथर, उसका मतलब होता है एक पौधा होता है, रात को काट दो सुबह फिर निकल जाता है। थेथरिया गए हैं आप लोग। लोगों की मंदी से तो कमर तोड़ी हुई थी, अब महंगाई से उनका दम घोट रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सब्सिडाइज सिलेंडर की बात करते हैं, आज सब्सिडी कहां मिल रही है? आपको नीति नियम का कुछ पता है? आज कोई सब्सिडी नहीं है। मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस सिलेंडर का एक है, सब्सिडी गायब हो गई है। ये असलियत है। ओके सुधांशु जवाब बात करते थे। अब मैं एक लाइन में जवाब दे दूं। ऐसा है सुप्रिया जी, ठठरिया हम नहीं गए, ठठरिया आप लोग गए। किसने निर्णय लिया था कि सब्सिडी हट जाएगी? 2010 में पेट्रोल पे हटी, अक्टूबर 2014 में डीजल पे हटी। वही जो WTO में आप लोग 1 जनवरी 1995 को साइन करके बैठे थे, उसके तहत हटी है। और अगर इतना ही दर्द है तो मुंबई में एक्साइज ड्यूटी क्यों है पेट्रोल पे? हटाया, कम कर दीजिए। अब जवाब दीजिए। $20 हुआ आपने कम चाहे 1 जनवरी 95 में कौन साइन किया था WTO पे, जिसके चलते हुए सारे डीरेगुलाइज हुए हैं? बोलिए। कमर तोड़ी है, उनका दम घोटा है। कैसी बात आप करते हैं? आपने 22 लाख करोड़ एक्साइज से कमाए हैं। अरे आपने साइन किया, अब सरकार का नियंत्रण नहीं। जी हमको बुलाया, आपको बुलाया, ये डीजी दूरदर्शन नहीं तय कर सकता। 25 साल पहले तय कर सकता था। ईमानदारी से बात करिए, बेईमानी आप बरगला रहे हैं। आज आप बताइए कौन सा कानून है जिसके तहत सरकार मूल्यों में हस्तक्षेप कर सकती है? बताइए आप लोगों की आप पत्रकार हैं, मुझे बताइए कौन से कानून, बेईमानी से बात मत करिए, जिसके तहत सरकार एलपीजी पेट्रोलियम या गैस के दाम आपने क्यों मान लिया? आपने $20 जब क्रूड ऑयल हुआ था, पैसा क्यों नहीं कम किया? इस बात का जवाब है आपके पास? जब क्रूड $20 पे आया था, आपने लोगों को क्यों नहीं राहत दी? क्या जवाब है इसका आपके पास? कैसी बातें करते हैं आप लोग? बेईमानी से बात करते हैं, ईमानदारी से कोई बात तो किया करिए। हमारी हर बात मानने पे आ गए आप। जब हमने डीरेगुलेट किया था, जब क्रूड कम होता था तो हम दाम घटाते थे, आपने अपने कोष भरे। कैसी बातें करते हैं आप लोग? बेईमानी से बातें करते हैं। लोगों के बारे में तो ईमानदारी से बात करिए। लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है महंगाई का। आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चंगा सी, तो लगाए रहिए आंखों पर। ठीक है, एक सेकंड जवाब देना चाहते हैं। भाषा की मर्यादा भूलकर बेईमानी ईमानदारी करते करते एक वाक्य तो बोली गई कि हमारी हर चीज मान लेंगे आप लोग। मतलब आपने किया था, मान लिया। और 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड कहां गए?
भाषा की बेईमानी तो मर्यादा वो आप थी भूल जाते कि हैं। वो बजट में दिखाए नहीं गए भाषा की 2014 मर्यादा आप में, भूल जाते वो हैं ऑयल जब राहुल कंपनीज के गांधी ऊपर की डाल बात दिए करते गए हैं। तो और आपकी जिसे भाषा हमें की मर्यादा का 9,960 पालन करोड़ करना रुपए कभी जरूरी हो प्रतिवर्ष जाता है। चुकाना है, आप तो एक दूसरे से 2026 प्रवक्ता तक, नहीं और है ना, आप तो 2026 सांसद में भी 1,40,000 तो थोड़ी करोड़ भी भाषा की कमाना मर्यादा है, आप रखा चुकाना है। करिए। अब बताइए उसका जवाब 20 दीजिए, डॉलर क्रूड वो हो भी तो जाता आपका है, किया धरा 100 है रुपए। जो हम आज तक ऐसा भुगत रहे हैं। कीर्तिमान आपकी सरकार ने स्थापित किया है। 100 रुपए पर पेट्रोल है, डीजल 90 की ओर है, सिलेंडर 225 रुपए बढ़ गया 3 महीने में, लेकिन आपकी सरकार को कोई अच्छा, होश कौन नहीं से राज्य में है 100 कोई रुपए? वास्ता नहीं है लोगों का। अगर 100 रुपए अरे बंबई भाई, में है हम तो और कह रहे 90 हैं, रुपए हमने दिल्ली में है, तो deregulate 10 रुपया किया किसका पेट्रोल। है? 7 केंद्र साल सरकार तक का है, राज्य आप सरकार का, केंद्र चलाएंगे, सरकार का होता, लेकिन दोनों तरफ ठीकरा दाम एक फोड़ेंगे होते। अब राज्य बताइए। सरकार और दूसरों के सर पर, यही आपकी असलियत है। ओके, सर, प्रोफेसर राजी। महंगाई की बात बचाओ भैया इस मोदी अच्छा, सरकार GST ओके, से। बहुत हुई महंगाई की मार, बचाओ मोदी सरकार से। सुप्रिया जी, आप ये कह रही है, मैं प्रोफेसर रागी का रुख करता हूं। प्रोफेसर रागी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। देखिए अमीश जी, हम लोग अपने टॉपिक पर लौट आए हैं। मुझे लगता है कि आनंद शर्मा जी और जो 23 लोग थे वो कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक वैक्सीन की सलाह दे रहे हैं, और ये सलाह बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन कई बार होता है कि हम जब काफ़ी रूढ़ हो जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आनंद शर्मा जी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। कम से कम कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक राजनीति और ये वो जुमलेबाजी न करे, वो ज़्यादा बेहतर है। बंगाल में, केरला में उन्होंने क्या क्या किया है ये सबको मालूम है। रही बात इस वैक्सीन की, तो इस वैक्सीन पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। आप एक देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो होता है वो कई बार निगेटिव माइंडसेट में जब आ जाता है तो वो प्रतिदिन गलत ही गलत बात करता है। आप पिछले 2019 के बाद से आप देख लीजिए, जी जी जी, एक भी ऐसा राहुल गांधी का ट्वीट हो, कोविड पीरियड का अंदर देख लीजिए, हमेशा उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों को डिस्करेज करने की बात की। हमेशा भारत की जो पोटेंशियल है, ताकत है, बौद्धिक संपदा है, उसको डिस्करेज करने की बात की। अरे भाई, आपको कोई चीज अच्छा ही नहीं देख रहा है। आप इटली भाग जाते हैं, और इटली की दुर्दशा क्या थी कोविड की, वो आपको पूरी तरह के दुनिया में। लेकिन राहुल गांधी रोज भारत सरकार को सलाह देते हैं कि भारत सरकार को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री ये करना चाहिए। राजनीति तो भारत में करे, इटली की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, तो भारत को ही सलाह देंगे। एक सार्थक बहस भी करनी। प्रोफेसर रागी, वो राहुल गांधी इटली की पॉलिटिक्स थोड़ी कर रहे हैं, वो भारत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो भारत को ही तो सलाह देंगे। अमीश जी, मैं आना चाहती हूँ। अमीश जी, देखिए कोविड के होता क्या है कि जब भी क्राइसिस इस देश में होता है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। आप कोई उदाहरण उठा करके देख ठीक है। अब सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है। सुप्रिया ये कह रहे हैं कि वो जो G23 है वो आपको पॉलिटिक्स की वैक्सीन लगा रहे हैं। करने से बेहतर है कोई। अच्छा, एक मिनट संगीत रागी जी चुप हो जाए तो मैं बोलूंगी। जी बोलिए। चुप हो जाए एक मिनट। ऐसा है कि जब नरेंद्र मोदी जी ऑपोजिशन में थे तो वो कहते थे, और अमित शाह जी कहते थे कि चीनी पिकनिक बना के चले जाते हैं। 26/11 में दौड़ के चले गए थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, चाइना को लाल आंख दिखाते थे, पेट्रोल डीजल पर धरना प्रदर्शन करते थे। तो क्या वो सरकार की सराहना कर रहे थे? अरे ऑपोजिशन में हम रहेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपके अंदर अगर कोई नीति, नियम और कानून की मर्यादा और ईमानदारी रह गई हो तो उसका ईमानदारी से जवाब दीजिए। आप ऑपोजिशन के इस हक को भी कि हम सवाल कैसे पूछे, इस पर भी सवाल उठाइएगा। मोदी जी के लोग तो देवसांग में कौन से शस्त्र यूज हो रहे हैं ये जाकर पूछते थे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से। पिकनिक मनाने को अमित शाह जी कहते थे। आप भारतीय सेना का कितना मनोबल तोड़ते थे उस पर मैं बताने पे आ जाऊं। जब 410 रुपए का सिलेंडर था तब तो मोदी जी उसके बारे में बात करते थे, अब 820 हो गया तो आंखों पर पट्टी बांध ली है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे हम विपक्ष में, हम सवाल तो उठाएंगे ही। अगर आपके पास सवालों का जवाब हो तो दीजिए, नहीं है प्रोफेसर आगी। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, बिल्कुल सवाल पूछिए। लेकिन भारत और चीन यदि एक दूसरे की सेनाएं यदि सरहदों पर लड़ने के लिए तैयार है, डोकलाम में दोनों की सेनाएं खड़ी हैं, वैसे में राहुल गांधी यदि चाइना के एम्बेसी में जाकर के चाइना के एम्बेसडर से गुपचुप करके मिलते हैं, इस पर भी तो सवाल पे उसका उत्तर देना चाहिए। आपको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है, आप विदेशी सरकारों पर विश्वास करते हैं, तो ये तो कोई पॉजिटिव चिंतन नहीं है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लोग सवाल इस पर पूछेगा कि उनकी क्या ये थी। जब बालाकोट स्ट्राइक हो जाता है
तब सवाल आप पूछते हैं पेड़ उखाड़ लिया, जमीन उखाड़ लिया। ऐसे ऐसे सवाल कोई एक सार्थक विपक्ष में रहने वाला कोई मैच्योर पॉलिटिशियन थोड़े करता है, बिल्कुल नहीं करता है। आप सरकार पर सवाल उठा सकते हैं कि भाई आपसे चूक हो गई, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन सेना जाकर के वहां पर जाकर के ये करती है, यदि हस्तक्षेप करती है, बालासाहेब स्ट्राइक करती है, तो आप उसी को क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपके नेता करते हैं कि ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, सड़क छाप गुंडा है, ऐसी भाषा का देखिए वो भी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रख रही हैं सुप्रिया जी, आप भी अपनी बात रख रही हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। मैं अब आ जाऊं, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आपने बोला प्रोफेसर आगे राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रख रही हैं, दोनों अपनी बात रख रहे हैं। बोलिए सुप्रिया जी। हाँ बिल्कुल मैं तो ये कह रही हूँ ना, क्योंकि मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, तो डेप्सांग के दौरान जब जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जाकर पूछ रहे थे कौन से शस्त्र यूज हो रहे हैं, वो मैच्योरिटी थी। जब 26/11 अभी चल ही रहा था, अभी रेस्क्यू भी खत्म नहीं हुआ था, मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज के सामने जाकर करना मैच्योरिटी थी। लाल आंखें चीन को दिखानी चाहिए जब वहां पर दिक्कतें हो रही थी, मैच्योरिटी थी। ये बताएं, जब क्रूड ऑयल 140 पर था और तब सवाल उठाना मैच्योरिटी थी। तो मैच्योरिटी की बात मत करिए, वो अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे थे, हम अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। और मुझे लगता है सरकार को ऐसे सवाल सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट और डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये सेडेशन नहीं है जिसका चार्ज ये लोगों पर लगा देते हैं। इनकी आदत होगी, इनके खिलाफ बोलो तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। उस तरह की परिपाटी में चलने नहीं दूंगी, मैं उस तरह की बातों में यकीन नहीं करती हूं। ठीक है, ओके। प्रोफेसर रागी 40 सेकंड में जवाब, फिर अनुराग भदौरिया। अनुराग, मैं आपको बताऊंगा। देखिए चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए या पीली आंखें दिखानी चाहिए, वो तो पूरे देश को आज के दिन में पता है कि चीन को भारत ने क्या दिखाया है, ये पूरा जग जाहिर है। हमने कांग्रेस के ज़माने में ये ज़रूर देखा है कि कैसे कैसे हमारी ज़मीन चीन को चली गई, पाकिस्तान की चली जाएगी। हम इतिहास के उस परिदृश्य में नहीं जाना चाहते हैं। लोकसभा का रेजोल्यूशन पास किया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में, चाइना ने जो हमारी ज़मीन हड़प ली है उसके संदर्भ में, और हमारे देश के उन दिनों की सरकारों की नीतियां क्या थी वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये देश की इस जवान पीढ़ी भी उसके बारे में अब जान गई है। बहुत दिनों तक कांग्रेस ने छुपाया वो सारी चीजें, अब कम से कम गूगल देवता ने बता दिया है और लोग इसके बारे में जान गए। मान रहे हैं आप। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप आज के दिन में वैक्सीन को लेकर के अनुराग भदौरिया, अनुराग जी आपका वक्त है, बोलिए। मैं बोलूं, देखिए मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग सब देखिए, अपोजिशन वालों को भी मैं कहूंगा, मोदी जी ने जो बोला था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला था, पूरा किया। उन्होंने बोला था देश की हम जीडीपी बढ़ाएंगे। सुधांशु जी ने पूरी ताकत के साथ देश की जीडीपी बढ़ा दी, लेकिन उनका जीडीपी का मतलब था गैस, डीजल, पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी थी, उन्होंने आसमान पे पहुंचा दी। अब सवाल क्यों पूछते हैं उनसे? सवाल पूछने का वो राइट कहां देते किसी को पूछने का? मैंने बार बार अभी सुधांशु जी से पूछ के थक गया मैं कि भाई आप ये बताइए, जीडीपी तो आपने देश की बढ़ा दी, बहुत अच्छा किया, ठीक है, गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब जीडीपी पेट्रोल डीजल आज का विषय है, लेकिन वैक्सीन विषय नहीं है। अनुराग भदौरिया, समझ में नहीं आ रहा है। आप कांग्रेस बीजेपी का खेल खेल रहे हैं, इस चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है। आप कांग्रेस का नुकसान, कांग्रेस ने जो किया उसका फल उसे मिला, आपको भी वही, आप भी चाहते हो कांग्रेस जैसा फल हो ना? कांग्रेस खत्म होगी देश से, आप भी खत्म हो जाओगे। कांग्रेस के पद चिन्हों पे आप चल रहे हो, जो कांग्रेस ने किया था वही आप। कांग्रेस को आपने खत्म मान लिया देश से। सुप्रिया जी भी यही कह रही थी, जो कांग्रेस ने किया था हमने आवाज उठाई थी, बीजेपी उसको आगे ले जा रही है, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। आप चलिए, नहीं तो कांग्रेस को आप खत्म मान रहे हैं। सुप्रिया जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आती है, ये भी उत्तर प्रदेश के, ये तो आपको खत्म ही मान रहे हैं। अब जब कांग्रेस के चिन्हों पे चल रहे हैं, ठीक है, ओके। कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था, कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था, इसलिए हम कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस ने किया वही आप कर रहे हो, तो आप भी खत्म हो जाओगे। बोलिए सुप्रिया जी, 10 सेकंड। हम प्रतिद्वंदी पार्टियों से हैं। अनुराग भदौरिया मेरे मित्र भले होंगे, मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी को भी अपना मित्र मानती हूं, लेकिन हम प्रतिद्वंदी पार्टियों से उत्तर प्रदेश में होने का यह मतलब नहीं है कि हम पीठ पटक सन्नाटा देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि जो भाजपा कहती है कि हम तो भाई सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो बेरोजगारी आपके दौर में, कोरोना से 2 लाख मौतें आपके दौर में, चीन का अतिक्रमण आपके दौर में, अर्थव्यवस्था ठप हो गई आपके दौर में, किसान सड़क पर है आपके दौर में। तो अगर आप इसको बढ़िया सरकार चलाना कहते हैं तो मुबारक हो आपको, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। बड़ी खबर
बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ऑन पार्टी लीडर आनंद शर्मा स्ट्रीट अलायंस विद आईएसएफ एंड अदर सच पार्टीज इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस एंड ये सीडब्ल्यूसी में डिस्कस होना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी और ये बड़ी बात, ये बड़ी खबर है। अधीर रंजन चौधरी इंचार्ज भी हैं स्टेट के। ये बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी का ये ट्वीट है। क्विकली सुप्रिया श्रीनेत, पहले आनंद शर्मा का ट्वीट, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान। मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं मैं। वी आर इन चार्ज ऑफ द स्टेट, डोंट टेक एनी डिसीजन ऑन आवर ओन विदाउट एनी परमिशन। ये भी उन्होंने लिखा है इस बात को कहते हुए। बोलिए सुप्रिया जी। तो वही मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि स्टेट यूनिट्स ये डिसाइड करती है और उनको ये इतना उनका एकाधिकार होता है, इतना उनका हक होता है, इतना उनका सम्मान होता है। और आनंद शर्मा जी की बात पर मेरा टिप्पणी करना वैसे ही है जैसे जीडीपी पर और चीन पर और बेरोजगारी की जो ट्वीट्स सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं उस पर सुधांशु जी उस पर जवाब दे। क्यों हमें जवाब देना है? सुधांशु 20 सेकंड। लोग हैं, अगर वो इंचार्ज है स्टेट के, उन्होंने कुछ किया, इसमें क्या गलत बात है? देखिए, आपको जिस प्रकार के ट्वीट इस बीच में आए, चूंकि सुप्रिया जी खुद प्रोग्राम पे बैठी हुई तो ऑब्वियसली उनके पास इस विषय में जानकारी नहीं होगी, मगर अब उनके लिए क्या कहा जा सकता है। लखनऊ में किस्सा मशहूर था कि एक नवाब साहब थे, वो अपने साथ हमेशा एक आदमी रखते थे अपना, वो कुछ इधर उधर की बात बोल देते थे, उसका नाम था रफूगर, तो वो उनकी बात को पैचअप कर देता था। जब कभी जरूरत से ज्यादा बोल गए तो वो उठ के चलने लगा। उसने कहा, मामिया रफूगर कहां जा रहे हो? उसने कहा, हुजूर मेरा काम रफू करना है, पैबंद लगाना नहीं। तो आज मजबूरी हो गई कांग्रेस प्रवक्ताओं की कि वो बेचारे रफू करते करते क्या करें, अब रफू से काम चलने वाला नहीं, पैबंद लगाने वाला हो गया। आपके ही डिबेट के दौरान दो ऐसी बातें आई कि बस वही पंक्ति याद आती है कांग्रेस के लिए इस समय कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और हम लोग भी कितना कमेंट करें, उनके यहां से तो कुछ ना कुछ निकलता चला जा रहा है। परंतु समस्या यह है कि जिसके यहां हो रहा है। सुधांशु मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर। और अब मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सुधांशु, सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल ब्रेक से पहले उठाया था और लगातार वो उठा रही हैं कि ये वैक्सीन सस्ते दामों पर भारत में क्यों नहीं मिल रही, इसका जवाब क्या है? देखिए, सरकार उसको बिल्कुल सस्ते दामों उपलब्ध करा रही है। 150 के आसपास उसकी कॉस्ट है। 100 रुपए लॉजिस्टिक्स है, हर जगह एक समान रूप से नहीं मिल सकती। अब आपने जैसे एक बात कही, बेल्जियम छोटा सा देश, शहरी क्षेत्र, अच्छी सुविधाएं। अब हमारे यहाँ आप बताइए, अगर वही आपको नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर के इलाकों में पहुंचाना होगा, क्या लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं आएगी? इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, सरकार समय सुधांशु, ओके, सुप्रिया श्रीनेत 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वैक्सीन अगर सरकार चाह जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे मिलेगी, वो मिल नहीं रही है, इसके लिए सरकार को कुछ यंत्र लगाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। सुप्रिया, मैं माफी चाहता हूं, अब वक्त इतना ही है फिलहाल।